Assalamu alaikum everyone, good morning, welcome to the Inside Scoop. Before I start talking about the updates overall in the market, पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ about let's take a recap कि इस शो का क्रक्स क्या है, क्यों है, हम ये सब क्यों करते हैं और हम हफ्ते में 3 दफ़ा क्यों आप लोगों को समझाते हैं about investment. पाकिस्तान में if we look at the rupee पिछले 5 सालों में has lost about what half of its value, roughly almost 40%. This means कि आपका बाइंग पावर कम होता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, हमारी बहुत पॉलिसी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, बिजली महंगी होती जा रही है, ये सारी चीज़ें बैक एंड पे होती हैं बिकॉज ऑफ सर्टन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव बीन गिवन. ये पूरा आता है, हम आप लोगों को सर्कुलर डेट के बारे में बताते हैं. वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? टू मेनी IPVs गिवन कॉन्ट्रैक्ट्स एट वेरी रिडिकुलस रेट्स, गिविंग देम अ लॉट ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉमिस्ड 20-25 years, एंड उनको प्रॉफिट हो रहा था. एंड हु वाज पेइंग फॉर दिस? आपकी आम आवाम, जिसको कैपेसिटी पेमेंट्स का एक सेक्शन आता है, आपके बिल में खोल के देख भी लीजिएगा. दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम, द पेमेंट्स ओड टू द IPVs बिकॉज रोल्ड ओवर ऑन टू द आवाम, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट की इतनी बड़ी नहीं है. सो इन्वेस्टमेंट हम इसलिए राउंडिंग बैक आप बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जो आपकी बाइंग पावर को रिड्यूस नहीं करती, बल्कि अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट हो और आपकी रिस्क टॉलरेंस इतनी हो कि आपको रिस्क लेने की आदत भी हो एंड यू कैन टॉलरेट इट, तो यू कैन पॉसिबली जनरेट वेल्थ. 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक होती है इन्फ्लेशन हेज, एक होती है वेल्थ जनरेशन. इन्फ्लेशन है जो होता है कि देखिए, मैं अपने कैपिटल को रिस्क नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आज अगर मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ अपने पैसे से, कल को ये महंगी हो रहा है तो मैं ये भी नहीं खरीद पाऊँ. इन्फ्लेशन हेजेस इसके शायद आप ये और ये नहीं खरीद पाएंगे, सिर्फ ये खरीदेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके पैसे की वैल्यू नहीं कम होगी. इसका सबसे सेफ मेथड होता है थ्रू T-bills, राइट? वहाँ से आते हैं आपके PIBs, आपके गवर्नमेंट, आपकी दूसरी कंपनीज के अपने सकूक्स निकालती हैं डिफरेंट रेट्स, आपके फ्लोटर्स होते हैं, आपके टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको अराउंड पॉलिसी रेट उससे 1 काइबोर प्लस 1-2 इतना दे सकते हैं. काइबोर इज द इंटर बैंक रेट जिसपे इंटर बैंक लेंडिंग होती है. Then the second form of investment is आपकी स्टॉक मार्केट, राइट? आपकी स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आप एक हिस्सेदार बन जाते हैं अलग अलग कंपनीज में. तो एक होता है कि मैं कहती हूँ कि जो कंपनी ये सोफ़ा बनाती है, मुझे लगता है कि ये बहुत सारे सोफ़े बेचेगी, लेकिन मैं एक सोफ़े वाली कंपनी खड़ा करने का पैसा नहीं रखती, लेकिन मैं ये चीज़ कर सकती हूँ कि मेरे हाथ में कोई 10-20-30 हज़ार रुपये हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके साथ पार्टनर बन जाऊँ. एक जगह है जहाँ आप इनकी पार्टनर बन सकते हैं, विच इज़ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. अगर ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है, लेट्स अज्यूम सोफा इंकॉर्पोरेटेड इज़ पब्लिकली लिस्टेड, तो मैं उस 30 हज़ार रुपये के एक्सचेंज में उसके शेयर्स ले लूँगी. अब इन्होंने ज़्यादा चीज़ें बेची, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई, इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ज़्यादा पैसे कमाए. मेरे शेयर की प्राइस जो मैंने फॉर एग्जांपल 100 रुपये में ख़रीदी, शायद वो 110-120 पे हो जाएगी. तो दैट इज़ अ 10-20% प्रॉफिट जो ओवर टाइम मुझे मिलेगा. नाउ अगर इतना आसान होता तो सब क्यों नहीं करते? लेट मी एक्सप्लेन. स्टॉक मार्केट एक बहुत वॉलेटाइल जगह होती है, वहाँ आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. आपका शेयर सिर्फ तब बिकेगा जब कोई और ख़रीदने आएगा. अगर ज़्यादा सेलर्स हैं तो वो उस चीज़ की प्राइस नीचे जाएगी, अगर ज़्यादा बायर्स हैं, ज़्यादा डिमांड होगी तो उस चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी. ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. आपके मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है अभी. तो द मार्केट टुडे वाज रेड, इट वेंट डाउन टू अबाउट 2000 पॉइंट्स नेगेटिव. वहाँ से करेक्ट होकर वो थोड़ा बहुत ऊपर, इट्स रेंजिंग बिटवीन 500 and 1000 पॉइंट्स नेगेटिव राइट नाउ. तो ये चीज़ें इफेक्ट करती है. वो उन कंपनी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोग डर जाते हैं बिकॉज लाइक ओ यहाँ से सेलिंग आ जाएगी. इट्स अ कलेक्टिव सेंटिमेंट, राइट? तो जब सब सोचते हैं कि सब सेलिंग करेंगे तो सब मार्केट नीचे आती है. एक और चीज़, के इलेक्ट्रिक की एक न्यूज़ आई थी कल रात, विच वी स्पीक अबाउट इन डेप्थ. के इलेक्ट्रिक opened up today because उसकी न्यूज़ was stronger than the political movement that is going on. यहाँ एक टर्म यूज़ होता है which is called beta, the beta of a stock. The beta of a stock इसके उसका जो भी benchmark है, अगर कोई conventional stock है उसका benchmark है KSE 100. अगर KSE 100 1% ऊपर जाता है तो historically वो शेयर प्राइस रेशियो वाइज कितना ऊपर नीचे जाती है. अगर KSE 100 1% ऊपर जाता है एंड यूजुअली एक स्टॉक 2% ऊपर जाता है, दैट मीन्स हैज अ बीटा ऑफ 2.
वो ट्वाइस मूवमेंट दिखाता है अगेंस्ट द इंडेक्स, विच मीन्स कि इंडेक्स 1% डाउन होगा, दैट स्टॉक हैज़ अ हायर चांस ऑफ कमिंग 2% डाउन. दिस इज द बीटा ऑफ अ स्टॉक. इससे आप मेजर करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक अगेंस्ट द इंडेक्स जिसमें वो आता है, जिसके अगेंस्ट वो मेजर होता है. देन अगेन फॉर शरिया कंप्लायंस स्टॉक्स वी हैव द KMI 30 इंडेक्स जिसके अगेंस्ट वो मेजर होता है. सो शरिया कंप्लायंस के अलग अलग वो होते हैं. दिस इज एसेंशली प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट हमने मेक श्योर करना है, कोई सर्टिफिकेशन चाहिए कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ही हो. शरिया कंप्लायंस की जो सर्टिफिकेशन होती है दैट इज़ द स्टैम्प ऑफ अप्रूवल के दिस इज़ अलाउड फ्रॉम ए शरिया एस्पेक्ट, राइट. इसका एक पूरा बोर्ड होता है, शरिया एडवाइजर्स होते हैं जो उसके मुताबिक ऑन सर्टन फाइनेंशियल पैरामीटर्स इन अकॉर्डेंस विद द शरिया लॉ वो डिसाइड करते हैं व्हाट मेक्स अ स्टॉक कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंट. बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डेट आ जाती है, उनकी बुक्स पे कितने लोन्स हैं, लोन्स नहीं हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स इस पे ये चीज़ चेक होती है. तो यू गाइस कैन लुक इनटू दैट. नाउ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इस हफ्ते इन द मार्केट. So the market has gone about 5,000 points down during this week. It's been a major roller coaster, and we're basically talking about an equation जहाँ इकोनॉमी, IMF, स्टेट बैंक पाकिस्तान की एक ही स्टोरी के अलग अलग चैप्टर्स हैं, राइट. पाकिस्तान के का जो मैक्रो सीन में एक फाइनली थोड़ा सा बैलेंस नज़र आ रहा है, और स्टेट बैंक गवर्नर जमील अहमद ने रीसेंट स्टेटमेंट्स में एक इस नैरेटिव को एक इंटरेस्ट नया ट्विस्ट भी दिया है, राइट. सो उन्होंने कहा कि अगर स्टेट बैंक ने टाइमली इंटर बैंक मार्केट से डॉलर ख़रीद के रिजर्व्स बिल्डअप ना किए होते तो पाकिस्तान को फॉरेन मार्केट से हाई इंटरेस्ट पर मैसिव बोरोइंग करनी पड़ती. बेसिकली उनकी स्ट्रैटेजी थी कि ने हमें उन एक्सपेंसिव लोन से बचा लिया एंड रिजर्व्स को 5 टाइम्स तक ग्रो कर दिया इन जस्ट 2.5 years. अब आप सोचिए एक कंट्री जिसका फॉरेन रिजर्व कोलैप्स के ब्रिंक पर था 2023 में, आज वो खुद कह रहा है कि हमने $7.8 बिलियन की इंटर बैंक से परचेस करके डेट रीपेमेंट्स टाइम पे किए. ये एक साइलेंट सक्सेस है जहां अग्रेसिव बोरोइंग के बजाय स्टेट बैंक ने मार्केट ऑपरेशन से ही लिक्विडिटी मैनेज की. ये स्टेबिलिटी वाली कहानी शायद आपको एक्साइटिंग नहीं लगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल सर्वाइवल का सबसे अंडररेटेड चैप्टर है. गवर्नर जमील अहमद ने माइक्रो फाइनेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी फोकस किया. उनका कहना था कि एक ड्यूरेबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब कम्युनिटी अपलिफ्ट हो. मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट सिर्फ GDP नंबर नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है कि जो हर लेवल तक ट्रिकल करता है. इसलिए स्टेट बैंक ने माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशंस को प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच दिया है, जो कन्वर्ट कर दिया है, जहां माइक्रो एंटरप्राइज लेंडिंग पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं. एग्रीकल्चर के लोन लिमिट्स बढ़ा दिए गए हैं अप टू ₹5 मिलियन, एंड इवन हाउसिंग और लाइव स्टॉक लोन्स भी एक्सपैंड किए जा रही हैं. ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है ताकि जो लोग क्रेडिट के बाहर थे वो सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकें, लेकिन come within the formal economy net. लेकिन जब मैक्रो सीन की बात करते हैं तो सर्कुलर डेट का गोस्ट फिर से सामने आ जाता है, राइट. IMF के साथ ऑन गोइंग डिस्कशंस में एक बार फिर गवर्नमेंट ने और फंड के बीच में सर्कुलर डेट कैप पर आर्ग्यूमेंट्स इंटेंसिफाई होगी. IMF चाह रहा है कि एनुअल फ्लो 200 बिलियन रुपीस तक लिमिट हो, लेकिन पावर डिवीजन कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इश्यूज के बावजूद ये टारगेट बहुत अनरियलिस्टिक है. एंड ऑनेस्टली ये स्टोरी हर साल रिपीट होती है, नंबर्स चेंज होते हैं, एक्सक्यूजेस सेम रहते हैं, लाइन लॉसेस, थेफ्ट, अनपेड बिल्स, और फिर एक और सेटलमेंट जो टेम्प्रेरी रिलीफ देती है. सर्कुलर डेट का मसला अब सिर्फ फिजिकल नहीं है, इट्स अ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस. जब हर साल बिलियन रुपी इनएफिशिएंसीज अनअवॉइडेबल कहकर जस्टिफाई की जाती हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नेंस नहीं है, मेंटालिटी की भी होती है. एंड IMF ₹200 बिलियन का कैप अनरीजनेबल नहीं रखती एक्चुअली, लेकिन हम उसे गवर्नेंस चैलेंज के बजाय एक टेक्निकल हेडेक ट्रीट करते हैं. यही रीज़न है कि हर साल कैप एक्सीड होता है, सेक्टर फिर से सब्सिडीज़ और लोन्स के सहारे चलता है. अब IMF की बात चली है तो लेटेस्ट अपडेट भी ले लेते हैं. पाकिस्तान एंड IMF के टॉक्स अब सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस स्टेज पर आ गई हैं. मिशन हेड ईवा पेट्रोवा ने कंफर्म कर दिया है कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉडली अलाइंस विद अथॉरिटी कमिटमेंट्स. मतलब कि एक फॉर्मल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अब दूर नहीं है. फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि MEFP
यानी कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ड्राफ्ट शेयर हो गया है और बस सिग्नेचर के बाद एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। एक्सपर्ट जैसे कि साद हनीफ, अवैस अशरफ कह रहे हैं विद इन 2 to 4 वीक्स SLA साइन हो जाएगा और फिर पाकिस्तान को रफली $1.25 बिलियन रिलीज़ होगा, जिसमें EFF और RSF दोनों ट्रांचेस शामिल हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट ये है कि IMF सिर्फ फिस्कल साइड पर नहीं, क्लाइमेट रेजिलियंस रिफॉर्म से भी फोकस कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के रेजिलियंट एंड एक्सेसिबल माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंडर स्टेट बैंक पाकिस्तान एंड ने क्लाइमेट रिस्क फंड लॉन्च किया है, जिससे 2 मिलियन बोरोवर्स को सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा फ्लड्स और क्लाइमेट शॉक्स के बाद रिकवरी के लिए। ये एक साइलेंट पावरफुल नैरेटिव है एंड ये शो करता है कि पाकिस्तान अब अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी को एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी रीथिंक कर रहा है, लेकिन मार्केट्स को IMF के डिले ने टेम्परेरीली शेक कर दिया है। थर्सडे को PSX वॉलेटाइल रहा, KSE 100 पहले 166,700 तक गया, फिर प्रॉफिट टेकिंग की प्रेशर की वजह से 164,530 पे क्लोज हुआ, डाउन 735 पॉइंट्स। मेजर ड्रैगर्स आपका बैंकिंग सिस्टम रहा विद HPL, UBL, नेशनल बैंक सिस्टम्स, बैंक अल्फला कलेक्टिवली वाइपिंग 639 पॉइंट्स, लेकिन सेलेक्टिव बाइंग इन MCB, लकी एंड एंग्रो होल्डिंग ने थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड किया था, विच इज़ वाई देन वी केम टू 700। मार्केट सेंटिमेंट अब एक फीडिंग फ्रेंजी फेज में आ गया है, जहां इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों ऑल इन हैं। JS ग्लोबल के वकास घनी के मुताबिक गोल्ड ने 2025 में ऑलरेडी 50% सर्च कर दिया है एंड $4,500 को आय कर रहा है, जबकि सिल्वर 2011 के हाईज अप्रोच कर रहा है। लेकिन इंट्राडे वॉलेटिलिटी हिंट कर रही है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक्स आ सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर इंटरेस्टिंग एक्शन था। AI स्टॉक्स ने एशिया और US मार्केट्स को नए हाईज तक लेके अपने साथ चला गया है एंड S&P 500 नास्डैक दोनों रिकॉर्ड्स पे हैं। निकी एंड ताइवान इंडस्ट्रीज आर आल्सो रैलीइंग। ऑयल थोड़ा डिप हुआ है इसराइल और हमास की सीज फायर डील अग्रीमेंट के अंडर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्लान फॉर गाजा। ट्रम्प ने हिंट दिया कि वो इजिप्ट विजिट करेंगे वीकेंड पे फर्दर पीस टॉक्स के लिए। मीनवाइल रुपये ने एक छोटी सी गेन दिखाई, 0.01 रुपीज़ स्ट्रेंथन हुआ अगेंस्ट द डॉलर, क्लोजिंग एट 281.2। इंटर बैंक वॉल्यूम थोड़ा लो था, 1.27 बिलियन शेयर्स ट्रेडेड। वैल्यू रुपीज़ 50.5 बिलियन। PTCL एंड BOP टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे, जहां PTCL ने 114 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट देखें, बाय द वे नॉट अ बायर सेल कॉल, तो एक डीपर स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। ADR टैक्स इंड्यूस्ड लेंडिंग के बाद इनिशियली 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ का जंप आया है बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर 24, लेकिन उसका हाफ अनवाइंड हो गया है। अब वर्किंग कैपिटल लोन्स रिटायर हो रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लेंडिंग अभी भी ग्रो कर रही है। नियरली 200 बिलियन रुपीज़ इंक्रीज दिस ईयर। ये शो करता है कि केपेक्स और रियल इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट वापस आ रही है, इवन विद डबल डिजिट रेट्स। तो ओवरऑल पिक्चर मिक्स्ड है। मैक्रो स्टेबिलिटी बिल्ड हो रही है, IMF के साथ साथ प्रोग्रेस हो रहा है एंड स्टेट बैंक ने रिजर्व्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स दोनों साइड मैनेज किए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जैसे कि एनर्जी लॉसेस और गवर्नेंस गैप अब भी वहाँ हैं जहां थे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अब अपनी सर्वाइवल सस्टेनेबिलिटी फेज में एंटर कर रही है और अगर ये मोमेंटम मेंटेन रहा तो नेक्स्ट फिस्कल ईयर रिकवरी नहीं, एक टर्न अराउंड हो सकता है। और इसी ऑप्टिमिज्म के साथ वी आर गोइंग टू कम टूवर्ड अ शॉर्ट ब्रेक। यहाँ आई एम गोइंग टू लेट यू गाइस ग्रैब योर कॉफी और चाय, व्हाटएवर, गेट अ लिटिल कंफर्टेबल बिकॉज वी हैव one of my favorite guests actually waiting for us to join us on the show. So don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I am Mashal Khan. We'll be right back. Assalamualaikum and welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break में जाने से पहले I let you guys know that we have one of my favorite guests on the show. We have with us Asad Ali Shah Saab, who again does not need any introduction. He has had such a long history with the finance ministry, with auditing, accounting, everything to do with numbers, math, finance, money. Asad Ali Shah Saab has done something or the other in it, and inki reports are so stellar that even when I read them, मुझे कभी-कभार कुछ चीज़ें ChatGPT में डाल के पूछना होता है कि please explain this to me because sir, mashallah, is so thorough and speaks so well on everything and with so much acumen. Thank you so much for being with us again, Asad. Thank you very much for this very exuberant intro.
Sir, it's the least I can say, especially with your experience. So, sir, sabse pehle, abhi recently, I think it was last week, IMF flagged $11 billion worth of trade data discrepancies between आपका PRAL and PSW के जो systems के बीच में हुआ था. अच्छा, एक side पे media ने ये चीज़ बहुत sensationalize की थी, which made it sound like we've been lying about $11 billion worth of import-export discrepancies within the past few weeks, right? Can you please shed some light on what that actually was and what's wrong with the system? ये चीज़ क्यों हुई? Look, I think that the discrepancy is between PRAL, which is the FBR data, Yeah. and Pakistan single window, उन्होंने जो report किया है. So I think it's basically it would have been more worrying if the current account deficit and trade deficit was wrongly reported. Apparently, State Bank has reconfirmed that their figures are right. So I think we'll have to wait that what is the impact and what happened. There is a discrepancy between the two data. It seems that there is. I'm still. I mean, frankly speaking, after the State Bank's clarification that their data is right, confirming that. So we'll have to wait that whether the current account it had any impact. The official current account surplus that they reported, was it really surplus or deficit? But the other aspect is that if the PRAL is not reporting right, then it seems that there is some disconnect in the customs data, and again it could be due to tax evasion, and so that needs to be resolved. So could that so essentially corruption? Yeah, I mean, it doesn't. I mean, there's a disconnect. It's a bit serious from that perspective that, I mean, our major agencies do not reconcile data in such a large discrepancy. Yeah. But if the current account deficit, external account data that was reported by State Bank, if that is largely correct, then I think that's why IMF, raised this issue. But it seems that they are on track as far as the staff level agreement is concerned. There are other issues they have raised, and I don't think that's a major impediment. Okay, so what would you see as something that would more largely affect our economy? Overall, you see for instance, one of the things, today's newspaper, they've said that subject to the data on the impact of floods, otherwise SLA is on track. So as far as flood data is concerned, my personal view, the impact has been exaggerated. You don't think it's been I don't think it has an impact. Obviously, it was a big flood, but you see, it's not as disastrous as 2022 flood. Yes. Because it was flood caused by rains, and the water stayed for months. Yeah. When you have riverine flood, especially in Punjab, it affects the area. It destroys the crop, but then the water goes away. So again, the crop damage that was estimated, the rice crop, 60% damage. There was clarification issued by the rice exporters and others. So I had, written even at that time that the crop damage figures apparently seem to be. These were sweeping statements, and yes, I mean, certain areas have been seriously impacted. A lot of people are impacted, but the impact on the economy, I mean, people were expecting that inflation will go up. It didn't, right? So I personally think that if our agriculture is in a bad shape, it's because of the policies, because
the farmer is not getting the minimum support price. So policies are more important. Regulate करते हैं Flood ना अपने has prices. caused the So damage, जब हम but फ्री it's करते हैं प्राइसेस को तो फिर कार्टेल्स फॉर्म हो जाते हैं, कंट्रोल करते हैं तो फार्मर्स स्टार्ट मिसिंग आउट. There seems to be a देखें, struggle. there has to be some compromise. Otherwise, what is the purpose of the state? Yeah, If the state is there, yeah. देखिए ये जो टैक्स कलेक्शन जो स्टेट एक रिकग्नाइज करती है, आपका कोई पैसा नहीं ले सकता. अगर कोई और प्राइवेट आदमी पैसा ले ले तो वो चोरी होती है. लेकिन स्टेट जब लेता है थ्रू मेकिंग ए लॉ तो वो लेजिटिमेट टैक्स जो है ना, बट मनी इज टेकन फ्रॉम यू अगेंस्ट योर विल, राइट? Yeah. So people, society agrees on that, on the condition that that money is spent on, welfare Infrastructure, of the roads, people, healthcare, welfare education, and yeah. betterment of the country, Yeah. right? So I mean, it's kind of a justification, robbing Peter to pay Paul वाली बात है ना. तो जो गरीब आदमी है, जो farmer है, जो मतलब who is not able to make two ends meet, तो उसको आपको कुछ न कुछ सपोर्ट तो करना होता है ना. It's better to support them by improving their business rather than giving them charity. So, Benazir Income Support Program is a good program, but I would say that instead of giving people totally, money, even if it's 20,000 rupees totally without any work, get them to do some work also. And then pay them a little bit कहते हैं more. ना कि don't give fish, Teach a man teach how to people how to fish. That's how the economy will improve. डेफिनेटली. अब मैं अगर शुगर की एग्जांपल लेती हूँ कि वन थिंग दैट वी हियर मोस्ट ऑफन टुवर्ड द स्टॉक साइड, राइट, यार शुगर कार्टेल फिर से अपनी पे आ गया, उन्होंने होर्डिंग शुरू कर दिया. सो दिस इज व्हाट आई फेयर इज कि जब आप चीज़ें फ्री मार्केट लॉज पे छोड़ते हैं, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू बीइंग रेगुलेटेड एंड ओवरलुक्ड सो टाइटली दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स गेटिंग कार्टेलाइज्ड. तो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दैट देन? नहीं, शुगर का तो इशू ये है ना कि शुगर पे जो असल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में फ्रैंकली द पीपल who are involved are very powerful. So the policy is bent to accommodate them. And sugar is one of them. You know that some of the other stocks that you were talking about, you love. Smaller market cap. No, even the bigger ones. मतलब ये है कि फर्टिलाइज़र को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना हो, या सीमेंट में कार्टिलाइजेशन ना हो, तो बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएं. I mean, you know how the cement prices are fixed. So it's a cartel. Yes. तो उसमें obviously problem तो यही है. There are some very good entrepreneurs, very good things that some of these large groups like Fauji Foundation, Lucky and others do. But at the same time, they also get together and do the fixing of prices and get some benefits because of their influence. So it's not a free market as such. Free market also has its limitations. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो people who are voiceless, people who are weak, तो उनको कोई protection नहीं है ना. So that there has to be some justice in the society. The economic growth cannot happen without rule of law and without some justice and without fairness and equity. So that erodes trust. आज जैसे for instance one of the development, one of the good news is कि Recodic का तकरीबन financial close जो है वो close हो गया है. They have I think secured $3.5 billion worth of financing. But उसमें I raised a question few days back in it, in one of my posts on X, because when I saw who is actually which is the company which is implementing, which will establish the project, and that is the company called Recodic Mining Company Private Limited, RMDC, RDMC, right? Interestingly, there is no website of such a company which is going to establish
the largest project in Pakistan, you know, which is it is estimated that they have reserves of 50-60 billion dollars worth of, you know, copper and gold, and the first phase of the project is going to be 7.7 billion dollars. But when the company that is implementing doesn't have a website. I couldn't find who are the board members of that company. Can you imagine? And This you're is the first level of- one who's raised this concern. So I have raised this concern, and the post has gone viral. More than 2,500, I think 150,000 people have seen it. But there is absolutely no clarification from, you know, from our policymakers and people at the helm. Now, what's happening? It seems that, and it's very surprising because the major sponsors, as you know, are this Canadian company Barrick Gold, which is one of the largest companies. Yeah. It's a listed company. Largest mining so company. they do give some disclosure on their website. Yeah. And they have 50 or 55% because earlier it was saying 50%. Remaining 50% is owned by OGDCL, PPL, and Government of Balochistan, right? So it's a public interest. Half of the ownership is in the government. Government has interest in the royalty and the tax payment and the remittances. So there should be adequate disclosure. Yeah. So, and I'm surprised that even, Barrick Gold I mean, they are not even disclosing the board of directors. I checked, it's a private limited company registered with SECP. Yeah. But they've not published their financial statement, not filed their financial statements for the last 2 years also, as per SECP website. So, I mean, I can get, the manual accounts and probably the Form A, Form 29, etc. But I didn't. I think it should be, these questions should be answered by the policy makers. But it seems, and so I'm wondering, the lenders, which is IFC and Asian How did Development they agree to Bank and this Exim without- Bank. So there's a valid question, how are they financing the project Yeah. and at what cost? Yeah. So I have two concerns on that. It seems, because when you look at the news that has come in, it says that they are negotiating with Barrick Gold and Government of Pakistan and OGDC, the shareholders, right? So it seems that they are lending based on guarantees and the security of the shareholders, not the company, which means it will be a liability of the Government of Pakistan. It's a sovereign risk. And you know, Pakistan's risk rating is not that good. So that means the cost that we are going to raise It's going to be a big premium. will be higher than otherwise if you are transparent. So, I mean, lenders are giving you money, but they will definitely consider the level of transparency and governance of the company which is going to implement. So they are taking the risk that, okay, because it is Government of Pakistan and these companies are involved, so maybe I think, and obviously the resource is there, Yeah. the feasibility is there, Yeah. but where is the governance? Where is the transparency? And so it's just, it's really surprising. Do you think would you blame it more on corruption or incompetence? I think it's incompetence, Yeah, I sheer agree with incompetence. I think the powers to be are not being properly advised. And they think that we can be smarter by keeping things On the low. under the carpet. That's not how it Things works. don't work. We are in 21st century. You have to be transparent. Transparency is your strength. And I simply don't understand why do we do this. Yeah. And if it's such a great resource that we have, and it should benefit the people. And if you become more transparent,
your access to, the time it requires to get financing and the cost will reduce. Why the large companies globally implement good governance? The biggest benefit is that it reduces your cost of capital and it provides you access, and people, there is a premium for good governance. That is the problem. I mean, you're in the stock exchange, but tell me, are well-governed companies, do they get any premium? Here they do. I But mean, there's very how much, few really? of them. I don't really see that. Maybe a multiple, maybe not, two multiples. Not much, not Yeah. much. Because here the corporate governance is implemented through rules, and there have been 2 surveys on corporate governance, by the way. I mean, I'm one of the persons who was involved in the corporate governance development of public sector governance, but this corporate governance, code of corporate governance was developed by a committee of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, or at that time in 2000, a committee was formed of past presidents of the ICAP and few others. They developed this, and then SECP adopted those. From 2002, it was implemented when Khalid Mirza was the chairman. There have been 2 surveys on corporate governance. One was done in 2006 by IFC, IFC Finance, ACCA, and the other was done by PICG in 2019. Both surveys, kind of revealed that in Pakistan, despite so much talk, corporate governance is basically tick the box exercise. So when they asked the CFO, why do they implement corporate governance? Does it benefit the company? He said, no, we implement it because SECP requires it, because it is part of the law. They asked the company secretary and they asked the chairman, does it benefit the company? The chairman said, no, it is a cost. It doesn't increase my profit. Doesn't provide me any benefit. We do it because SECP requires it. So when that is the environment, you see, in the developed countries and in good markets, people do corporate governance. I mean, they have comply or explain approach. In UK and 90% of the jurisdictions comply or explain approach. That means that the regulator sets certain principles. You have to comply with them, but you may have different principles. So you are allowed to deviate, but to disclose what are your principles. So it's the people who judge, the investors judge what is the quality, and they do it because the market demands good governance. And it is mainly the corporate governance globally is driven by the institutions. Pension funds like CalFAC, California's insurance fund, Denmark's insurance fund, etc. They are the institutions have developed. In Pakistan, there are no institutions. And the few institutions we have, like NIT or State Life, they don't even appoint directors, based on, contribution that they will make. They just put their employees everywhere. The MD of NIT would be on, all the important boards himself. Your job is to manage the company and improve governance. None of the institutions, you see, these large funds, they have issued their own corporate governance principles. So they rate the companies based on good governance. This is not done in Pakistan. So this is one of the reasons. I mean, okay, people are happy that our stock market has gone beyond 160,000 index and $70 billion. But it's still at 17% of the GDP. It's a very inefficient market. It is very inefficient.
it should be at least $100 billion. At least historical अपना high cap and reach कर रहे हैं. it should be raising capital. Yeah. The market is only secondary market. Yeah. You know, it doesn't raise any. There are no IPOs in this Yeah. market. No, there aren't. There's no transparency in this market. You see brokers especially trying to go and convince companies कि आप लोग please IPO करें और आगे से बोलते हैं कि क्या फायदा नहीं, हमें. सिर्फ वो कन्विंस से नहीं होगा ना. मतलब ये है कि मार्केट में डेप्थ नहीं है, इन्वेस्टर्स बहुत कम है, प्लस हमारी जो रेगुलेशन है वो लॉपसाइडेड है. हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा रेंट सीकिंग है अनफॉर्चुनेटली, और लोग बोलते भी नहीं है. ब्रोकर्स भी जब ये चीज़ें मैं लिखता हूँ हार्डली एनी, सिर्फ तारीफ करने में लगे होते हैं. Basically, वरना they come हमें for रेगुलेटर the नाराज ना हो जाए Yeah, हमसे, फाइनेंस which is- मिनिस्टर it- नाराज ना that's हो जाए. just- सारे जो है हमारा पूरा इकोसिस्टम माशाल्लाह. प्रॉब्लम इसका ये है, देखो वो सोसाइटीज आगे बढ़ती हैं जहाँ पर people have disagreements and that reflects richness of thinking. and you know. growth. The तो prospect ग्रोथ उसी of से आती growth. है ना, आइडियाज उसी से डेवलप होती है Yeah, ना. when you're यहाँ not पर तो allowed ये to होता है, speak. वो कहते हैं ना, when वो आपको risk पे वो मिल जाता है. everybody is there is an agreement, Yeah. nobody is thinking. Yes. You know, so जो बॉस कह रहा है, Yeah. जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, Yeah. जो हमारा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, Yeah. वो उसको चैलेंज ही नहीं करता. कहते हैं जी आपसे अच्छा तो प्राइम मिनिस्टर कोई आया ही नहीं, Yeah. आपसे अच्छा कोई फाइनेंस Yes, मिनिस्टर man, कोई you आया can't नहीं. surround yourself. एंड Yes, man. जो फाइनेंस मिनिस्टर है या जो हमारा रेगुलेटर, ही सराउंड्स हिमसेल्फ Well, yes, और ma'am. हर विद ऑल दोज हु आर प्रेजिंग देम ऑल द टाइम. तो उससे क्या होता है, माय वन ऑफ माय Complacency. लेट अंकल्स A.K. ब्रोई, हु रिमेन्ड लॉ मिनिस्टर एंड जिन्होंने फर्स्ट 1956 Yeah. कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो कहते थे कि पाकिस्तान में एक प्रोसेस चलता है, होता है, जिससे व्हाट हैपेंस इज कि whoever is the ruler, the prime minister or the president, वो एक प्रोसेस ऐसा होता है कि जब वो पावर मिलता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पता नहीं कहाँ से अपीयर हो जाते हैं, वो आपके अराउंड हो जाते हैं और आपको पूरा वक्त आपका प्रेज करते हैं. वो हर चीज़ जो आप Yes, कहते हैं वो हर चीज़ ही ज़बरदस्त है. Yeah. और जो आपके दोस्त जो होते हैं, जो पीपल हु आर सिंसियर, वो जो आप सही बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, लेकिन जो कुछ थोड़ी ज़्यादा आपसे गलतियाँ होती हैं तो वो पॉइंट आउट करते हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो हैं ना, इस तरह के लोग जो कि एक्चुअली आपके फ्रेंड्स हैं, वो द लीडर समझता है कि ये मेरे दुश्मन है. ये हमेशा और वो कम होते जाते हैं and the yes क्योंकि दे आर men नॉट increase. यूज्ड टू क्रिटिसिज्म. Yeah. So, precisely. in this process, your enemies become your friends, and your Yeah. friends become your enemies. Definitely, definitely. This is the ecosystem that we have. No, most certainly, and it's something that definitely doesn't promote growth. It doesn't promote any kind of economic, even I wouldn't even say economic growth because that's a second step. Economic balance भी नहीं आ पाता इस चीज़ पे से, because to create a That's balance why you would have our to stop outcomes are decline. not better. We are not improving outcomes. Yeah. Whether these are our human development index, Yeah. social outcomes हैं या Yeah. economic outcomes हैं. Yeah. अभी जैसे वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, Yeah. आप देखें पिछले 4 साल में हमारी ग्रोथ रेट जो है started with -0.2% in 2020, 21, 20 और अभी तक पिछले 4 साल में 2.6, 2.7, अब वो 2.7 को 3% रिवाइज किया है, which is Yeah. also questionable. Yeah. अगले साल 4% का टारगेट था. The World Bank has raised to 2.6%. So our growth is average coming to Declining. around 2% in the last Which is few years. not acceptable. These are the worst 4 years in our history of Pakistan. Yeah. So हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन हो गई, बहुत अच्छी बात है, Stagnancy स्टेबलाइजेशन हो हो गई है, ठीक है, लेकिन किसके लिए हुई है? फॉर फ्यू पीपल, यू नो, आपके लिए हो गई है, ठीक है, मुल्क ने डिफॉल्ट नहीं किया, बट at the cost of making people poor. और जैसे ही IMF प्रोग्राम ख़त्म होगा, अभी IMF की वजह से स्टेबिलिटी है, आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, फिर आपका जो $130 बिलियन का डेट है, Yeah. इमीडिएटली आप कैसे करेंगे? यू आर इमीडिएटली तो we will remain in IMF program, Yeah. and we will continue to strive
for stability, Yeah. making more and more people poor. Our growth rate is going to remain under 3%. That's terrible. This is the story of Pakistan. That is a sad truth, and I appreciate you coming on the show and sharing all of this with us. Sadly, we are a little bit over time, but it is so lovely. आप हमेशा आके इतनी insightful चीज़ें share करते हैं. And what I especially love about you, आप सिर्फ आके opinion नहीं देता, नहीं देते. You always have data-backed opinions, and you have the exact numbers, figures, years. So thank you so much for being Thank with you. us once Thank again, you. sir. And I'll see you guys on Monday now. So till then, have a great weekend. Do your research, invest in good stocks. Don't go for satta. Take care. Khuda Hafiz.